हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन बायो रेमेडिएशन स्ट्रैटेजीज से। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप वाइश आईएएस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कीजिए और वाइश कोर्सेज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और दूसरों को दिखाइए, राइट। और फीडबैक कमेंट्स भी दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे की कोई नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। डेली बहुत अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है वाइश आईएएस चैनल, राइट। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दीजिए। तो इसके साथ मैं ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। इस चैप्टर का इस पार्ट को मैं स्टार्ट करती हूँ, राइट। तो हमने पिछले पार्ट में बायो रिमीडिएशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ा था, तो हमने उस पार्ट में इन सिटू रिमीडिएशन के बारे में पढ़ा था, राइट। तो एक बार फिर से हम रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। नाम क्या है बायो वेंटिंग। इसमें इन सिटू में क्या हो रहा था, उसी साइट पे, राइट, जहाँ पे कंटेमिनेशन है उसी साइट पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि उस कंटेमिनेट को डिग्रेड कर सकें, राइट, उसे ब्रेक डाउन कर सकें। तो एक पहला था बायो वेंटिंग, यहाँ पे वेंट्स के थ्रू, राइट, वॉल्स के थ्रू एयर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जा रहा था जिससे कि बैक्टीरिया का ग्रोथ होता और कंटेमिनेशन डिग्रेड हो जाता। ये डीप अंडर सरफेस के लिए था। फिर बायोस्पैजिंग में जो एयर है, एयर को काफ़ी प्रेशर से इंजेक्ट किया जा रहा था वाटर टेबल के भी बिलो, राइट, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है वो इन्हांस हो जाता और अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वहाँ पे नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया वो डिग्रेडेशन कर पाते कंटेमिनेंट्स का। और फिर थर्ड था बायो ऑगमेंटेशन, राइट। इससे क्या है कि बाहर के जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा था उस कंटेमिनेटेड साइड में और वहाँ पे डिग्रेडेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जा रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्स-2 बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स को देखते हैं, राइट। तो एक्स-2 में क्या होता है, कंटेमिनेंट्स होते हैं जो उन्हें रिमूव किया जाता है और फिर यहाँ पे ये कंटेमिनेटेड साइट है, यहाँ पे कंटेमिनेंट्स को निकाला जाता है और किसी दूसरी साइट पे उसे जाके ट्रीट किया जाता है, राइट, उसे बायोडिग्रेड किया जाता है। तो अब देख लेते हैं ये कौन कौन से साइट्स हैं, ये कौन कौन से टेक्निक्स हैं बायो रेमेडिएशन के। पहला आता है लैंड फार्मिंग, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो कंटेमिनेटेड सॉइल है, राइट, यहाँ पे मान लीजिए कंटेमिनेटेड सॉइल है, उसे खोदा जाता है, एक्सकेवेट किया जाता है और फिर उसे किसी और दूसरी जगह जहाँ पे बनाया हुआ है प्रिपेयर्ड बेड, राइट, यहाँ पे ये प्रिपेयर्ड बेड मान लीजिए, यहाँ पे इसे स्प्रेड किया जाता है और फिर बाद में उसे कुछ टाइम के लिए टिल्ट किया जाता है, राइट, उसे पलटा दिया जाता है, उसे एक तरह से घुमा दिया जाता है थोड़ा सा। उसके बाद क्या है, जो वहाँ के उसके पोल्यूटेंट्स है वो डिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेड कर दिए जाते हैं उसे। और फिर जो वहाँ के जो इंडिजिनियस डिग्रेडेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वहाँ पे पहले से प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बायोडिग्रेडेशन करेंगे, उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है। उस तरह से एरोबिक डिग्रेडेशन होता है कंटामिनेंट्स का। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका इस्तेमाल करके वहाँ पे बायोडिग्रेडेशन किया जाता है उन कंटामिनेंट्स का, राइट। तो ये है लैंड फार्मिंग, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, लैंड को एक्सकेवेट किया जाता है, दूसरी जगह प्रिपेयर्ड बेड में डाला जाता है, वहाँ स्प्रेड किया जाता है और पीरियोडिकली उसे टिल्ट किया जाता है। फिर वहाँ इस तरह से जो वहाँ के इंडिजिनियस बायोडिग्रेडेटिव और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें एरोबिक कंडीशन दी जाती है, फैसिलिटेट की जाती है और फिर बाद में इस तरह से वहाँ पे डिग्रेडेशन होता है। फिर आता है बायोपाइल्स। अब अगर हम बायोपाइल्स की बात करें, इसमें क्या होता है, राइट। तो ये एक तरह से लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग का हाइब्रिड है, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो इंजीनियर्ड सेल, इसेंशियली इंजीनियर्ड सेल, एक तरह कुछ ऐसे सेल्स जिन्हें स्पेशली बनाया जाता है, राइट। उसमें क्या होता है, उसे एरेटेड कंपोस्टेड पाइल्स की तरह बनाया जाता है। ये पिक्चर के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो एरेटेड मतलब किसी भी लिक्विड को एक तरह से धुएं की तरह बनाना, राइट, एफर्वेसेंट फॉर्म में बनाना, उसे एरेटेड कहते हैं। तो वैसा ऐसे सेल्स को बनाया जाता है। फिर उससे जो कंटेमिनेटेड सरफेस है उसे ट्रीट किया जाता है, राइट। और फिर किससे ट्रीट किया जाता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से। फिर हम देखते हैं बायो रिएक्टर्स। इसमें क्या होता है, जो कंटेमिनेटेड सॉइल मटेरियल होता है उसकी प्रोसेसिंग होती है, राइट, जैसे कि जिसमें क्या आता है, स्लज, सॉइल, हाँ, और सेडिमेंट। तो किससे किया जाता है, और वाटर को क्या कहते हैं, इंजीनियर्ड कंटेमिनेंट सिस्टम बनाया जाता है, कंटेनमेंट सिस्टम, राइट। तो इंजीनियर्ड कंटेनमेंट सिस्टम में
उसे प्रोसेस किया जाता है, राइट। इसे बायोरिएक्टर कहते हैं। और कंपोस्टिंग को हम आगे पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे देखिए ये होता है लैंड फार्मिंग। देखिए यहाँ पे निकाल के कहीं और रखा जा रहा है, प्योरिटी टिल्ट किया जा रहा है। फिर ये देखिए ये होते हैं बायोपाइल्स, राइट। इस तरह से बायोपाइल्स होता है और ये बायोरिएक्टर में ट्रीटमेंट की जाती है। फिर देखिए इन्हीं बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स को क्या इस्तेमाल करके जो टेरी ने एक ऐसा बैक्टीरिया का मिक्सचर डेवलप किया था जिसे ऑयल जैपर कहते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए ऑयल जैपर उसे कहते हैं, जो क्या करता है, जो ऑयल कंटेमिनेटेड साइट है उन पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड करता है और ऐसे कोई भी उसके जो हार्मफुल रेसिड्यूज़ हैं, रेसिड्यूज़ मतलब जो अवशेष बच जाते हैं ना, वो भी हार्मफुल होते हैं। तो ऐसा कोई हार्मफुल रेसिड्यू भी वो नहीं छोड़ता है। और ये जो टेक्निक है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हाईली कॉस्ट इफेक्टिव भी है, राइट। फिर हम देखते हैं अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोचेस के बारे में, जो ये भी बायो रेमेडिएशन के पार्ट्स ही हैं। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है, राइट। तो देखते हैं, तो पहला है फाइटो रेमेडिएशन। अब जहाँ ये चीज़ आ जाती है फाइटो का मतलब होता है प्लांट, राइट। तो आपको ये याद रखना है, फाइटो का मतलब प्लांट। तो फाइटो रेमेडिएशन में क्या हो रहा है, जो प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है कंटैमिनेंट्स को रिमूव करने के लिए, ओके। कंटैमिनेंट्स को सॉइल से और वाटर से हटाने के लिए प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए फाइटो रेमेडिएशन। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। पहला आता है फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो एक्यूमुलेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्यूमुलेट, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है एक्यूमुलेट। अब किस तरह से एक्यूमुलेट किया जाता है, जो रूट्स होते हैं प्लांट के, राइट, वहाँ पे और अबव ग्राउंड शूट्स और लीव्स, राइट, यहाँ पे जो कंटैमिनेंट्स होते हैं उसे प्लांट एक जगह पे अपने एक्यूमुलेट कर लेता है, राइट। यहाँ पे कहाँ दिया गया है, रूट्स, अबव ग्राउंड शूट्स और लीव्स, राइट। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो वहीं पे रह जाते हैं, राइट। इसलिए प्लांट्स लगाना ज़रूरी रहता है। उसके बाद फिर देखते हैं फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन और फाइटो डिग्रेडेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कंटैमिनेंट है, ऑर्गेनिक कंटैमिनेंट्स हैं जो कि सॉइल में हैं, सेडिमेंट्स में हैं, वाटर में हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, राइट। उन कंटैमिनेंट्स को स्टेबल और लेस टॉक्सिक और लेस मोबाइल, अब देखिए स्टेबल किया जाता है, ठीक है, ताकि वो आगे और किसी और से रिएक्ट ना कर सकें, लेस टॉक्सिक हो, इस उतने हार्मफुल ना रहे, और लेस मोबाइल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाके कंटैमिनेशन ना फैला पाए, ना कर सके, इसलिए उन्हें लेस मोबाइल बना दिया जाता है, राइट। तो ये होता है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर फाइटो डिग्रेडेशन में, राइट। तो प्लांट की मदद से ही ये सब कंटैमिनेंट्स को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। फिर आता है फाइटो स्टेबलाइजेशन। अब एक तरह से हमें यही समझ में आएगा, स्टेबलाइजेशन मतलब उसे ज़्यादा स्टेबल बनाना, राइट। तो अपने टेक्निक के बारे में देख लेते हैं, फाइटो स्टेबलाइजेशन क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो जो कंटैमिनेंट होते हैं उसकी मोबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, और उसके माइग्रेंट होते हैं ना, जो कंटैमिनेटेड सॉइल की, उसके माइग्रेंट को भी कम कर देते हैं, माइग्रेशन को भी कम कर देते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, दूसरी जगह कंटैमिनेट नहीं होगा, राइट। तो जो लीचेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उन्हें अब्जॉर्ब कर दिया जाए। अब लीचिंग होगी तो क्या होगा, लीचिंग होगी तो फिर से दूसरी जगह जाके वो लीच होगा और जाके कंटैमिनेशन होगा। तो ये जो लीचेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो लीच कर सकते हैं, इधर एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे जा सकते हैं, उन्हें अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसे प्लांट के स्ट्रक्चर में ही एक तरह से बांध दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे देखिए बाउंड किया जाता है, ये लिखा है बाउंड कर दिया जाता है, सो दैट दे फॉर्म अनस्टेबल मास ऑफ प्लांट, राइट, फ्रॉम विच द कंटैमिनेंट्स विल नॉट री एंटर। और इस तरह से फिर वो फिर से इन्वायरमेंट में री एंटर नहीं कर सकते हैं, इन्हें एक अनस्टेबल मास ऑफ प्लांट में तब्दील कर दिया जाता है, राइट। फिर देखते हैं बायोडिग्रेडेशन और राइजोडिग्रेडेशन। तो इसमें क्या होता है, ये टेक्निक देख लेते हैं। राइजोडिग्रेडेशन या फिर फाइटोडिग्रेडेशन में ये इसमें ब्रेक डाउन होता है कंटैमिनेंट्स का थ्रू द एक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग राइजोस्फीयर, राइट, ठीक है। तो वहाँ पे पहले से जो राइजोस्फीयर है उनकी वो एक्टिविटी के, उनकी एक्शन के वजह से जो कंटैमिनेंट्स है उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, राइट, तोड़ा जाता है इस तरह से। फिर दिस एक्टिविटी इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, राइट। तो उस प्लांट की वजह से जो एंजाइम्स और प्रोटीन्स निकल रहे हैं उसी के द्वारा ये फैसिलिटेट किया जाता है, उन्हीं के प्रेजेंस में किया जाता है, राइट। और बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, या फिर वहाँ उस सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, उनके प्रेजेंस में ये किया जाता है, राइट। तो डिग्रेडेशन थ्रू द राइजोस्फीयर, एग्जिस्टिंग राइजोस्फीयर, वो क्या हो सकते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स हो सकते हैं प्रोड्यूस बाय द प्लांट, या फिर वहाँ के सॉइल के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट एंड फंजाई। होप यू अंडरस्टूड।
फिर देखते हैं राइजो फिल्ट्रेशन। अब क्या होता है, ये एक वाटर रेमिडिएशन टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है, जो जो कंटामिनेंट्स है उसका प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो अपटेक कर लेते हैं, राइट, उसे ले लेते हैं। जो प्लांट्स के ये रूट हैं वो उसे ले लेते हैं। फिर जो राइजो फिल्ट्रेशन होता है, तो इस तरह से वो उसे फिल्टर ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए राइजो फिल्ट्रेशन नाम दिया है। तो राइजो फिल्ट्रेशन इसलिए यूज़ होता है ताकि जो नेचुरल वेटलैंड्स हैं और एस्चुरीज़ हैं उन एरिया में जो ये कंटामिनेंट है उसे रिड्यूस किया जा सके। याद रखिए राइजो फिल्ट्रेशन, तो जिसमें रूट्स इन्वॉल्व होते हैं ये सब, ठीक है। फिर हम देखते हैं माइको रिमीडिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी एक बायो रिमीडिएशन का टाइप है, राइट, एक फॉर्म है। इसमें फंजाई का इस्तेमाल होता है। माइको मतलब यहाँ पे फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है उस एरिया को डिकंटामिनेट करने के लिए। फिर माइको फिल्ट्रेशन, देखिए ये भी फिल्ट्रेशन आ गया, तो इसमें भी किसी तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ होगा। तो ये सिमिलर जैसे फंजाई की जो माइसीलिया होती है उसे यूज़ किया जाता है टू फिल्टर टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। जो ये माइसीलिया कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके जो टॉक्सिक्स होते हैं उसे फिल्टर आउट किया जाता है, राइट, फ्रॉम द सॉइल। फिर हम देखते हैं अब इस बायो रेमेडिएशन जो हम कर रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहला है, ये यूज़फुल है क्योंकि इससे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है और बहुत वाइड वैरायटीज़ ऑफ कंटामिनेंट्स इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पूरी तरह। फिर क्या होता है, इससे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता है। जो टारगेट पोल्यूटेंट है, ठीक है, हमें एक तरह का पोल्यूटेंट है उसी को टारगेट करना है, तो वो टारगेटेड पोल्यूटेंट भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि ये राइट, और क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा रहा है और मोस्टली तो इंडिजिनस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, बस उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है, उन्हें वो सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही है, तो इसलिए लेस एक्सपेंसिव है और इसी तरह से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, राइट। तो ये एक तरह से एक पिक्चर है बायो रेमेडिएशन का, जो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ से इंजेक्ट किया जा रहा है उन न्यूट्रिएंट्स को और यहाँ से फिर बाद में रिकवर कर दिया जा रहा है, राइट। फिर अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस तो हमने देख लिए, राइट, लेकिन अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो पहला है कि जो ये बायो रेमेडिएशन है ये काफ़ी एक तरह से लिमिटेड है, राइट, लिमिटेड है उन्हीं कंटामिनेंट्स के लिए जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, राइट। लेकिन उन कंटामिनेंट्स का क्या, उन पोल्यूटेंट्स का क्या जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, राइट, तो उसके लिए ये काम नहीं आते हैं। तो फिर कुछ जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, राइट, तो उन पर ये काम नहीं करता है। आर ससेप्टेबल, नॉट ऑल कंपाउंड्स आर ससेप्टेबल टू रैपिड एंड कंप्लीट डिग्रेडेशन, राइट। तो सारे कंपोनेंट्स, जो सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते हैं, जिनका पूरी तरह से और जल्दी डिग्रेडेशन नहीं होता है, राइट, तो उस पर ये काम नहीं करता है बायो रेमेडिएशन। फिर जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि अभी इसमें बताया था टारगेटेड पोल्यूटेंट, तो उसी को सिर्फ एक तरह के पोल्यूटेंट को ही वो टारगेट करते हैं। लेकिन जब पोल्यूशन होता है उसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, अलग अलग तरह के पोल्यूटेंट्स एक साथ होते हैं, राइट, तो ये बहुत स्पेसिफिक तरह का प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इसे करना मुश्किल होता है, राइट। बायो रेमेडिएशन एक तरह से बहुत स्पेसिफिक होता है। फिर देखते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्स्ट्रापोलेट। अब देखिए कोई स्टडी किसी एक्सपेरिमेंट को जब बैठ के लैब में किया जाए, राइट, एक सर्टेन सिमुलेटेड कंडीशंस में किया जाए, राइट, तो तब कुछ और रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन जब उसे ही फील्ड ऑपरेशंस में, मतलब एकदम फील्ड में किया जाए, तो उसके रिजल्ट्स कुछ अलग होते हैं। तो ये एक्स्ट्रापोलेट करना, ये जांचना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट, कि बायो रेमेडिएशन एक्चुअली फील्ड पे कितना काम करेगा या वाइड स्प्रेड में कितना काम करेगा। फिर बायो रेमेडिएशन लंबा टाइम लेता है, राइट, क्योंकि डिग्रेड होगा, राइट, तो ये जो डिकम्पोजिशन होगा तो इस सब में बहुत टाइम लगता है। उस बाकी ट्रीटमेंट प्रोसेस से देखा जाए तो ये कंपैरिजन में ये ज़्यादा टाइम लेता है। फिर एक एग्जांपल दिया गया है, जो बैक्टीरिया है डाइनोकॉकस रेडियोयूरेंस, राइट, डाइनोकॉकस रेडियोयूरेंस, उसे यूज़ किया जाता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए, टोलुइन और आयनिक मर्क्यूरी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जो कि कहाँ से रिलीज़ होते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और और हमें याद भी रखना है, राइट। तो डाइनोकॉकस रेडियोयूरेंस। फिर अब देखते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ, इसके बारे में, राइट। तो देखिए पहला ये बता रहा है कि जो पोल्यूशन है और पोल्यूशन रिलेटेड जो स्टडीज़ ये सब है उसमें, तो अब देखते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड हेल्थ, राइट। तो पहला है
इसमें ये बताया गया जो पोल्यूशन इन्वेंट्री और अपॉर्शनमेंट स्टडीज़ है, राइट, ये जो होती है उसमें सिर्फ जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, राइट, जो अलग अलग सोर्सेज हैं उनका आपस में कितना कंट्रीब्यूशन है उसे देखा जाता है। वो सबको अलग अलग तरह से देखा जाता है, लेकिन उन्हें एक कंबाइंड वे में, कोहेरेंट वे में, एक फ्रेमवर्क में नहीं दिया जाता, जिससे कि जो पोल्यूशन है उसका हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है, उसका हेल्थ केयर के साथ मिलके किस तरह से काम, इन्वायरमेंट को, राइट, और हेल्थ फ्रेमवर्क को किस तरह से साथ में लेकर चलना चाहिए, ये एक्चुअली उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये इसका कहने का मतलब है, राइट। फिर ये क्या कह रहे हैं, जो पॉलिसी है वो उसी पर नहीं बननी चाहिए, उसी पर फ्रेम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि जो एनजीटी हो गई, इन सब की पॉलिसीज़ हो गए, राइट। तो ये सब उस हिसाब से नहीं बननी चाहिए कि कहाँ से सोर्स एमिट हो रहा है, बल्कि किन किन सोर्सेज से ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है और ज़्यादा हेल्थ डैमेज हो रहा है किस पोल्यूटेंट से, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, राइट। फिर बता रहे हैं कि जो ग्लोबली है, मतलब पूरे विश्व में, तो जो सबसे ज़्यादा जो एमिशंस है, राइट, सबसे ज़्यादा पोल्यूशंस है, वो कहाँ से हो रहा है, व्हीकल्स पोल्यूशन होता है, वो एक चौथाई, एक क्वार्टर के आसपास जो पूरा पोल्यूशन है और जो पार्टिकुलेट्स है वो उसी के वजह से हो रहे हैं, राइट। तो सिटीज़ में पूरे हाफ ऑफ द पार्टिकुलेट्स इन सिटीज़, राइट। फिर देखते हैं दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारे साइंटिस्ट है वो ये नहीं बताते कि जो लोग हैं वो एक्सपोज, मतलब ज़्यादा एक्सपोज, जो एम्बिएंट कंडीशंस है ना, मतलब जो बाहर हमारे जो बाहर कंडीशंस हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, उसमें पोल्यूशन है, ये नहीं बताते, राइट। जो हमें लगता है कि हम घर में रह रहे हैं तो हम पोल्यूशन से मुक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर से भी ज़्यादा पोल्यूशन कभी कभी हमारे आसपास होता है, हमारे घर में होता है। ये इनका कहने का मतलब है, राइट। फिर देखते हैं हम हर सांस के साथ 3 to 4 टाइम्स पोल्यूटेंट्स को हम अपने अंदर ले रहे हैं। जितना हम सांस बाहर जाके सांस लेते हैं उससे ज़्यादा हम घर में रहकर जो सांस ले रहे हैं वो उसमें ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ये कह रहा है। और जो व्हीकुलर फ्यूम्स, मतलब जो गाड़ियों से निकलता हुआ जो धुआं है, राइट, जो गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं है वो ज़्यादातर रोड में होता है और उसके आसपास के जो 500 मीटर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और मोस्टली जो सिटीज़ हैं उन्हीं एरियाज़ में रहती हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो व्हीकुलर एमिशन होता है, व्हीकुलर फ्यूम्स निकलते हैं, और वही लोग ज़्यादा, यहाँ पे जैसे बताया गया है, व्हीकुलर जो एमिशंस ज़्यादा निकलते हैं उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है और फिर उसी से एक्सपोज्ड रहते हैं। अब तीसरा हम देख लेते हैं, जो पीपल है, जो लोग हैं, वो एक मिक्सचर ऑफ पोल्यूटेंट्स, एक ही तरह के पोल्यूटेंट से वो जैसे जो हमारे गाड़ियाँ हैं, राइट, व्हीकल्स है, उससे एक ही तरह का पोल्यूटेंट तो नहीं निकलता, उसमें कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर होता है पोल्यूटेंट्स का, राइट। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, तो इस तरह के और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, राइट। तो उसका कंबाइंड इफेक्ट होता है, राइट, जो हमारे हेल्थ को बहुत सीरियस इफेक्ट डालता है, उनका कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या गया, द बेनिफिट्स आर ग्रेटर व्हेन पोल्यूशन सोर्सेज आर रेगुलेटेड फ्रॉम मल्टी पोल्यूटेंट्स। तो एक ही तरह का पोल्यूटेंट्स के ऊपर ध्यान न दिया जाए, हर तरह के जो पोल्यूटेंट्स हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहे उन सब के ऊपर बराबर ध्यान दिया जाए, ये इनका कहने का मतलब है, राइट। और जो दिल्ली की हवा है उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है, इसीलिए जैसे AQI वहाँ पे देखा जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, राइट, उसमें PM जैसे कहते हैं ना, पार्टिकुलेट मैटर, तो इसीलिए वो पार्टिकुलर मैटर के वजह से वो इतनी थिक हो जाती है, इतनी मोटी हो जाती है वो परत। फिर उसमें क्या होते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी होते हैं, ओजोन होता है, और एयर में और दूसरे जो टॉक्सिन्स हैं वो भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, और भी इस तरह की जहरीली पदार्थ उसमें होते हैं, राइट, उस एयर में होता है। फिर क्या है, तो जो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसका जो फोकस है डीजल की जो एमिशंस पे, ये एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है, राइट, उसमें मेरिट है, क्योंकि जो व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, जो डीजल एमिशन होता है, उसमें मल्टी पोल्यूटेंट मिक्सचर होता है, राइट, उसमें क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स है उनका एक मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि क्लास 1 कार्सिनोजन होता है, मतलब इसके वजह से एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का, राइट, क्लास 1 है, राइट। अगर कार्सिनोजेंस में इसे क्लासीफाई किया जाए तो क्लास 1 में आता है।
क्योंकि इसका लंग कैंसर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है। देखिए, तो हेल्थ पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, उसे डायरेक्टली पोल्यूशन को डायरेक्टली हेल्थ से लिंक किया जा रहा है, राइट। फिर एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स शुड बी एलिमिनेटेड, जो ऐसे टॉक्सिन्स है उससे जो एक्सपोजर होता है उसे काफ़ी कम से कम किया जाना चाहिए, राइट। इसीलिए डीजल के जो एमिशंस पे ध्यान दिया गया है एनजीटी द्वारा। चौथा देख लेते हैं, जो हमारे एयर क्वालिटी पॉलिसीज़ है ना, वो हमारे हेल्थ सेक्टर की रियलिटी से एकदम डिफरेंट है। तो मैंने वही बताया, जैसे मिनिस्ट्री के से रिलेटेड कोई अथॉरिटी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई और अथॉरिटी है, और हेल्थ से अलग अथॉरिटी है। तो ये लोग इन सिंक काम नहीं करते हैं, किस तरह से जो इन्वायरमेंट का बुरा असर पड़ रहा है हेल्थ पर, राइट। तो इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये अलग अलग काम करते हैं, राइट। फिर आगे देखते हैं, जो इंडिया है, इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड हेल्थ ट्रांजिशन। तो इंडिया में काफ़ी हद तक जो सेहत है, लोगों का स्वास्थ्य है, उसमें बदलाव काफ़ी जल्दी देखा जा रहा है, राइट। काफ़ी तेज़ी से इसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं, जैसे कि क्रॉनिक मतलब मैंने बताया था लंबे टाइम के लिए होता है, जैसे कि बीपी, शुगर, राइट, बीपी हो गई, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, डायबिटीज़ हो गया, राइट। तो इस तरह के जो डिसीज़ हैं ये क्रॉनिक होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से चलते रहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किस वजह से? इसी पोल्यूशन की वजह से। और मोर देन हाफ ऑफ द डेथ्स, राइट। तो सारे डेथ्स में से आधे डेथ्स इसी के वजह से हो रहे हैं, राइट। इसी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हाइपरटेंशन से फिर आगे जाके हार्ट अटैक हो सकता है, राइट। फिर बाद में और कई साल इसी बीमारी में एक तो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है इसके ट्रीटमेंट में, और इससे काफ़ी लोग बीमार पड़ जाते हैं और कई साल अपने इसी तरह से गंवा देते हैं। फिर देखिए, कैंसर, स्ट्रोक और क्रॉनिक लंग डिसीज़, राइट, ये भी मोस्टली आजकल पब्लिक हेल्थ का एक प्रॉब्लम है, और इसका पूरा इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एयर पोल्यूशन, राइट। एयर पोल्यूशन इसका काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूटर है। अब हम देखते हैं एसिड रेन के बारे में। मैं होप करती हूँ इसी पार्ट में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए। एसिड रेन काफ़ी बड़ा सेक्शन है, आई होप ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं हो पाता तो फिर मैं उसे ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी, बट आई विल ट्राई, राइट। तो देखते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है, राइट। तो एसिड रेन ऐसा रेनफॉल होता है, ऐसी बारिश होती है जिसमें एसिड की मात्रा होती है, जिसका पीएच जो होता है ना, पीएच के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसका पीएच एसिडिक होता है, राइट। ऐसा पानी ऐसी बारिश जिसका पीएच एसिडिक होता है। तो ये कब फॉर्म होता है? जब ऑक्साइड्स, राइट, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये किससे? मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर से, तब उसका पीएच लेस देन 5.6 हो जाता है। और जो एसिड रेन होता है वो पर्टिकुलर किस को डैमेज करता है? जो लेक्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, फॉरेस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, और उसके वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। फिर आप देखते हैं टाइप्स ऑफ डेपोजिशन, टाइप्स ऑफ एसिड डेपोजिशन। अब रेनफॉल तो हो रहा है, एसिड रेन तो हो रहा है, अब ये आके नीचे गिरेगा, इसे डेपोजिशन कहेंगे, तब हम उसके टाइप्स देखेंगे, राइट। तो देखिए, एसिड रेन इज ब्रॉड टर्म रेफरिंग टू अ मिक्सचर ऑफ वेट एंड ड्राई डेपोजिशन, ठीक है। तो ये वेट भी होता है डेपोजिशन और ड्राई भी होता है, तो इनके फॉर्म होते हैं, राइट। तो हम पहले वेट डेपोजिशन से डील करेंगे, राइट। हम वेट डेफिनेशन को पहले समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो एसिड केमिकल्स होते हैं इन द एयर, राइट, वो एयर आर ब्लोन इनटू एरियाज वेयर द वेदर इज़ वेट, जहाँ पे वेट, क्योंकि यहाँ पे वेट डिपोजिशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती होगी। जहाँ पे एरियाज गीली है, मतलब वेट हैं, जहाँ पे बारिश होती है ज़्यादा, राइट, वहाँ पे ये वेट डिपोजिशन होता है। तो इसमें क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, फॉग और मिस्ट, राइट। तो ये रेन, स्नो, फॉग और मिस्ट के फॉर्म में एसिड रेन वहाँ पे गिरता है। तो जो एसिडिक रेन वहाँ पे जो गिरता है, फ्लो होता है, राइट, गिरकर ये ग्राउंड में आएगा, ग्राउंड में आके ये एक जगह से दूसरी जगह बहेगा, और फिर बाद में ये लार्ज वेराइटी ऑफ जो वहाँ पे आसपास के जो प्लांट्स और एनिमल्स है उन्हें आकर अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली नेगेटिव तरह से ही अफेक्ट करेगा। फिर ये जो क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द इफेक्ट्स डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स। अब उसका इफेक्ट कितना होगा, कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, वो किस पर डिपेंड करता है?
वो पानी जो जो रेनफॉल हो रही थी वो कितना ज़्यादा एसिडिक था। अब ज़्यादा एसिडिक होने का मतलब है पीएच उसका कितना कम था, राइट। ये नहीं कि उसका पीएच ज़्यादा हो, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, और जिसे पता है और ऑब्वियसली उसके रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्या होता है, कितना जो रेनफॉल हो रहा था, एसिड रेन गिरा है, वो कितना ज़्यादा एसिडिक है, सबसे पहले उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद द केमिस्ट्री एंड बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स इन्वॉल्व, जो सॉइल होता है उसका भी एक पीएच होता है। अब वो उसकी कितनी बफरिंग कैपेसिटी थी, राइट, उसका पीएच कितना था, उस पर भी डिपेंड होता है। कहीं वो पहले से एसिडिक नहीं था सॉइल, या फिर वो एल्कलाइन था, राइट, उस पर डिपेंड करता है। फिर वहाँ पे किस तरह के फिश रह रहे हैं, ट्रीज़ हैं वहाँ पे, किस तरह के पेड़ हैं वहाँ पे, किस तरह की मछलियाँ हैं, राइट, तो इन सब पर ये डिपेंड करता है। फिर देखते हैं प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन वही होता है एसिड रेन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट रिमूव्स गैसेस एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर से जो गैसेस और पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव कर देता है। वो उसमें भी दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, पहला है रेन आउट और दूसरा है वॉश आउट। अब रेन आउट में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू द क्लाउड। जो पार्टिकल्स हैं उन्हें क्लाउड में डाल दिए, क्लाउड में एक तरह से अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसके बाद वो ना के नीचे गिर जाते हैं, राइट। लेकिन वॉश आउट में क्या होता है, व्हेन मटेरियल बिलो द क्लाउड इज स्वेप्ट डाउन बाय रेन और स्नो, राइट, और स्नो व्हेन इट फॉल्स। तो जो वॉश आउट में क्या होता है, जो मटेरियल है अब बिलो द क्लाउड वो अपने आप वो गिर जाते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, राइट। फिर हम देखते हैं ड्राई डिपोजिशन। हमने वेट डिपोजिशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखेंगे ड्राई डिपोजिशन। अब ये कहाँ पे, ऑब्वियसली वेदर जहाँ पे ड्राई होगी वहाँ पे ड्राई डिपोजिशन होगा। द एसिड केमिकल्स में बिकम इनकॉर्पोरेट इनटू द, जो एसिड केमिकल्स है ना, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, ये सब वो क्या करते हैं, मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करते, ये डस्ट और स्मोक में चले जाते हैं और वो सीधा ग्राउंड पर गिर जाते हैं। और या फिर सीधा ग्राउंड पे नहीं गिरते तो बिल्डिंग्स पे गिरते हैं, वेजिटेशन मतलब खेतों में जहाँ पे वनस्पति है वहाँ पे गिरते हैं, कार्स के ऊपर पे गिर जाते हैं, राइट। और हमने देखा होगा कभी कुछ अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी ख़राब हो जाती, बहुत अच्छे सुंदर से स्टैचूज होते हैं, उस पर गिर जाते हैं तो फिर वो ख़राब होने लग जाते हैं, राइट। फिर देखते हैं ड्राई डिपोजिटेड गैसेस, राइट, एंड पार्टिकल्स कैन बी वॉश्ड फ्रॉम दीज सर्फेसेज बाय रेन स्टॉर्म थ्रू रन ऑफ। अब रन ऑफ हो गया, अगर वहाँ पे बारिश हो गई तो एक तरह से ये धुल जाएगा, ये हट जाएगा, राइट। दिस रन ऑफ मेक्स द रिजल्टिंग मिक्सचर मोर एसिडिक। अगर ये रन ऑफ हो जाता है तो उसके बाद ये और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये जो सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये मॉइस्चर से रिएक्ट करेंगे तो फिर ये और भी ज़्यादा एसिडिक बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें एक मीडियम में मिल जाता है। About half of the acidity in the atmosphere fall back to earth through dry deposition। जो आधी जो एसिडिटी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ड्राई डिपोजिशन, मतलब वो ड्राई रूप में नीचे अर्थ में गिरी जाती है वापस, राइट। तो हमने इस तरह से दो डिपोजिशन पढ़ लिए एसिड रेन के, ये वेट भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है, ये बताया गया किस तरह से होता है, ये भी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया गया, राइट। अब देखते हैं पीएच स्केल के बारे में। ये बेसिक्स है, केमिस्ट्री है, जो कि सबको पता होनी चाहिए, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो पीएच स्केल होता है ये मेजर करता है कोई भी जो सोल्यूशन है, राइट, सोल्यूशन, ये याद रखिए, कोई भी सोल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, राइट। अब देखते हैं इसका रेंज क्या होता है, 0 to 14, ये याद रखिए। और जो 7 जो पीएच होता है उसका मतलब वो न्यूट्रल है, वो ना ही एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। और जिसका पीएच लेस देन 7 है, अब यहाँ पे जैसे अगर ये पीएच लेस देन 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ये न्यूट्रल है, अगर इससे कम है तो ये एसिडिक होगा, कहलाएगा, राइट। और अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये बेसिक कहलाएगा, राइट। फिर देखते हैं ये जो पीएच स्केल था इसे 1909 में डिवाइस किया गया था, मतलब बनाया गया था। ये क्या है, लॉगरिथम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का लॉगरिथम इंडेक्स है किसी भी एक्वस मीडियम, एक्वस सोल्यूशन में, ये याद रखिए, एक्वस सोल्यूशन में। तो जो पीएच है, पीएच वैल्यू तब डिक्रीज होती है अगर जब हाइड्रोजन आयन की लेवल इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो एसिड में हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए वो एसिडिक होता है। तो जैसे ही पीएच वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है, मतलब एसिडिटी बढ़ने लग जाती है, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन्स होते हैं वो बढ़ते हैं, राइट। फिर बाद में ये देखते हैं कि अ सोल्यूशन विथ pH 4, राइट, वो जो अगर किसी का pH 4 है तो उसकी एसिडिटी, जिसका pH यहाँ पे pH 4 है और यहाँ पे pH 5 है, राइट। तो जो ये है, ये जो एसिड है इसकी एसिडिटी
इस पीएच के 5 पीएच वाले एसिड से 100 टाइम्स ज़्यादा है, राइट। और जो पीएच जिसका पीएच 6 है, इससे इसकी एसिडिटी, राइट, ओके, इसके आई एम सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं ये बोल रही थी जो जिसका पीएच 4 है और इसका पीएच 5 है, राइट। तो इससे इसकी जो एसिडिटी है वो 10 गुना ज़्यादा होगी। वही जिसकी पीएच 5 है और 6 है, राइट, तो इसकी भी इससे 10 गुना ज़्यादा होगी। वही जो पीएच 4 से लेकर पीएच 5 तक है, इसकी एसिडिटी इससे 100 गुना ज़्यादा होगी, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पीएच की जो रेंज है वो 0 से लेकर 14 तक है, राइट, और थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, बाकी नहीं। फिर यहाँ तक हमने पीएच के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं कि सोर्सेस क्या क्या है, एसिड रेन के सोर्सेस क्या क्या हैं। तो पहला है सल्फ़र, राइट, उसमें कंपोनेंट्स दिए गए हैं एसिड रेन के, ये भी हमें याद रखने, और उन अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग सोर्सेस क्या क्या हैं। तो पहला नेचुरल सोर्सेज में आता है सीज एंड ओशंस, राइट। फिर आता है वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी में जो होते रहते हैं, ज्वालामुखी जो फट जाते हैं, राइट। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो भी सॉइल है, सॉइल का भी पीएच होता है, मैंने बताया था। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इन सब पर भी डिपेंड करता है, राइट। फिर देखते हैं मैन मेड सोर्सेज क्या क्या है। बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और 60% सल्फर डाइऑक्साइड उसमें होता है। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सल्फर डाइऑक्साइड 30% ऐसे निकलता है। फिर उसके बाद स्मेल्टिंग ऑफ, ये मेटलर्जी में होता है, जो आयरन ओर्स होते हैं, तो मेटल सल्फाइड के ओर्स होते हैं, उससे प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए जो ये प्रोसेस की जाती है, उससे भी एसिड रेन कॉज होता है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड का जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, और जैसे यहाँ पे मेटलर्जी, केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उस वजह से भी एसिड रेन बढ़ता है। अब देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये भी एक कंपोनेंट है एसिड रेन का, राइट, मैंने जैसे बताया था नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो नाइट्रोजन भी एक कंपोनेंट है। अब ये कहाँ कहाँ से होता है, मिलता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमने बायोजियो साइकिल में भी पढ़ा था। तो लाइटनिंग के वजह से, वोल्केनिक इरप्शंस के वजह से, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के वजह से, लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑल। फिर एंथ्रोपोजेनिक, मतलब ह्यूमन कॉजेज क्या है, ह्यूमन सोर्सेज क्या क्या है, जैसे फॉरेस्ट फायर, कंबशन ऑफ ऑयल, कोल एंड गैस, राइट। अब देखते हैं बाकी कंपोनेंट्स, जैसे कि फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब उसमें क्या होता है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, राइट, जो बायोमास जो जल जाता है फॉरेस्ट फायर्स में, उसके वजह से फॉर्मिक एसिड की एमिशन होती है एटमॉस्फेयर में। और जो फॉर्मेल्डिहाइड है, large fraction of formaldehyde gets photo-oxidative, right, for the photo-oxidation and forms formic acid, right। तो केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू फॉर्माल्डिहाइड होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो फॉर्मिक एसिड बन जाता है थ्रू फोटो ऑक्सीडेशन, राइट, ये केमिस्ट्री है। सो फॉर्माल्डिहाइड से एल्डिहाइड ग्रुप से ये एसिडिक ग्रुप बन जाता है। फिर देखते हैं और 3 जो कंपोनेंट्स है एसिड रेन के, वो हैं अदर एसिड्स क्या क्या है, क्लोरीन, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे स्मोक स्टैक्स बोलते हैं, मतलब वहाँ से होता है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑटोमोबाइल से निकलता है, और वो जाके कार्बोनिक एसिड बनते हैं, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। फिर देखते हैं क्या ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में ही होता है, डज इट अकर ओनली इन द इंडस्ट्रियल एरिया अलोन। अब देखते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, ये क्या करते हैं, ये एसिड रेन बनाते हैं, और ये दूसरे डिस्टेंसेस में, मतलब काफ़ी दूरी तक ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय एयर, राइट, बाय विंड, सॉरी, हवा के थ्रू ये दूसरी जगह काफ़ी दूरी तक ये ट्रैवल करते हैं, राइट, जाते हैं। उससे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, राइट। और उससे जो दूसरी एरिया है, वहाँ से जहाँ से जेनेसिस यहाँ पे ये बना है, राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब, लेकिन यहाँ से ये विंड के थ्रू दूसरी जगह पे डिस्टेंस दूर तक ये जाता रहता है। तो उससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है वो एक ही जगह तक सीमित नहीं है, जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, ये वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी जगह जाता है ये, ठीक है। तो एक तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो इससे हमें समझ में आएगा कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया तक ही सीमित नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये बताया कि एरिया स्पेसिफिक है, राइट। फिर देखते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो एयर के हैं वो क्या क्या हैं, एसिड रेन के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है।
तो जो एसिड रेन के जो अटैक्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। ओके, तो आप देख लीजिए, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड बेल्ट्स हैं और स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट, तो जो दो हेमिस्फीयर है, तो उसमें से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं वो वहाँ पे ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, राइट। फिर देखते हैं ये अपलैंड और माउंटेनियस रीजन्स जहाँ पे ज़्यादा पानी गिरता है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन जहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है एज इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड रेन, ठीक है। उसके बाद due to the abundance of water they possess numerous lakes and streams and also have more land covered with vegetation, right। तो फिर ज़्यादा इन जगह में ज़्यादा वेजिटेशन होता है क्योंकि वहाँ पे पानी होता है, तो वो इस तरह से ज़्यादा अफेक्टेड भी होते हैं एसिड रेन की वजह से। और अपलैंड ज़्यादा ऊपर होने की वजह से, राइट, दी थिन सॉइल एंड ग्लेशियर बेड रॉक्स, ठीक है, यहाँ पे भी ये ज़्यादा होते हैं जहाँ पे ग्लेशिएटेड बेड रॉक्स होता है और जहाँ की मिट्टी पतली होती है। और देखिए मैंने इसमें आपको अगर समझ में आया हो कि नहीं, ये यहाँ पे ये बता रहा है जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है एसिड रेन की वजह से, ये यूनिफॉर्म मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि एरिया स्पेसिफिक है, इसका ये मतलब है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। मैं आई थिंक समझाने में मैंने कुछ थोड़ी गलती कर दी थी। फिर देखते हैं वर्ल्ड सिनेरियो। अब बाहर के पूरे विश्व में एसिड रेन का क्या सिनेरियो है, ठीक है। फिर मेनी पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेविया के कई पार्ट्स, कनाडा, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्दर्न यूरोप, राइट, और पर्टिकुलरली वेस्ट जर्मनी और अपलैंड ब्रिटेन और शेयर दिस फीचर्स। तो इन जगहों में क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा है और ये एक तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ऊपर अपलैंड एरियाज़ में आते हैं। फिर अक्रॉस द अटलांटिक देयर आर नंबर ऑफ एसिड रेन हॉटस्पॉट। अटलांटिक के आसपास भी कई सारे बहुत सारे एसिड रेन हॉटस्पॉट्स जहाँ पे ज़्यादा एसिड रेन होता है, जैसे कि नोवा स्कॉटिया, सदर्न ओंटारियो, क्यूबेक इन कनाडा और एडिरोंडैक माउंटेन्स इन न्यूयॉर्क, ग्रेट स्मोकी माउंटेन एंड पार्ट्स ऑफ विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा एंड द कोलोराडो रॉकीज ऑफ द यूएस। अब हम देखते हैं इंडिया में एसिड रेन के क्या हाल है। तो इंडिया में पहली बार एसिड रेन को कहाँ, बॉम्बे में 1947 में रिपोर्ट किया गया था, राइट। इसमें क्या हुआ था, इंस्टेंसेस ऑफ, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है यहाँ से एसिड रेन के इंस्टेंसेस पाए गए थे, रिपोर्ट किए गए थे। इन इंडिया एनुअल सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, अब क्या है, अब इंडिया में हर साल जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो एमिशन है वो पिछले दशक में बढ़ी है क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। ऑब्वियस रीज़न है ये, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, राइट। तो फिर उसके वजह से जो सॉइल है उसकी पीएचपी कम होती जा रही है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, राइट, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल कर्नाटका, केरला और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में, राइट। यहाँ की जो मिट्टी है वो एसिडिक होती जा रही है। फिर अब देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो ये क्या है, या लाइकन्स जो होते हैं, राइट, जो लाइकन्स होते हैं वो एक अच्छा बायो इंडिकेटर्स का काम करते हैं फॉर एयर पोल्यूशन, क्योंकि इन द वैरायटी ऑफ पीएच अराउंड 6 सेवरल एनिमल्स दोज आर इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स फॉर फिश डिक्लाइन। देखिए इन द वैरायटी ऑफ पीएच अराउंड 6, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पीएच जिसका 6 है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। दीज इंक्लूड जो फ्रेश वाटर श्रिम्प के क्रेफिश, इनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो लेकिन लाइकन्स क्या करते हैं, एक बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। फिर देखते हैं हम केमिस्ट्री ऑफ एसिड रेन की केमिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब जो एसिड रेन है उसमें 6 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, जिससे कि एसिड रेन बनता है। तो देखते हैं, जो एटमॉस्फेयर रिसीव्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये हमने सोर्सेज देखा था, सल्फर और नाइट्रोजन के कहाँ से सोर्सेज होते हैं, तो उस तरह से ये एटमॉस्फेयर में आते हैं, रिसीव इस तरह से उसके ऑक्साइड्स आते हैं। फिर कुछ ऑक्साइड्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ग्राउंड पर गिर जाते हैं एज ड्राई डिपोजिशन, राइट, इधर क्लोज टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन और सम डिस्टेंस, जैसे कि बताया गया था, या तो जहाँ पे वो बने हैं, जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है वहाँ पे ही गिरते हैं, उसी एरिया के आसपास गिरते हैं, या फिर कुछ दूर विंड के थ्रू या कहीं और जाकर गिर जाते हैं, राइट। सनलाइट क्या करता है, सनलाइट स्टिमुलेट द
फॉर्मेशन ऑफ फोटो ऑक्सीडेंट्स, राइट। जो जब धूप पड़ती है, जब सनलाइट पड़ती है तो उससे फोटो ऑक्सीडेशन होता है और फिर ये जाके ओजोन बन जाते हैं इन द एटमॉस्फेयर, राइट। अब क्या होता है, these photo oxidants interact with oxides of sulfur and nitrogen to produce sulfuric acid and nitric acid by oxidation। अब क्या होता है, जब ये ऑक्साइड्स, ये जो फोटो ऑक्सीडेशन होता है उसके वजह से जो सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं वो आगे जाके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। किस तरह से, ऑक्सीडेशन के थ्रू, राइट। इसीलिए इसे फोटो ऑक्सीडेशन कहा गया ताकि आपको ये याद हो जाए। फिर क्या होता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के और फोटो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये गैस बन जाते हैं जैसे कि अमोनिया NH3, ओके। फिर एसिड रेन में कुछ आयंस भी होते हैं इनके, सल्फेट्स के, नाइट्रेट्स के, अमोनियम के और हाइड्रोजन, राइट। ये एज वेट डिपॉजिट गिर जाते हैं टू द ग्राउंड। अब देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है एक नॉर्मल और एंथ्रोपोलॉजिकली एसिडिफाइड लेक्स, जो कि नॉर्मली नहीं, एक नेचुरली एसिडिक लेक और एक एंथ्रोपोलॉजिकली, मतलब एक लेक जो कि नेचुरली एसिडिक है, जिसका पीएच नेचुरली एसिडिक है, और ऐसी लेक्स जिसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने एसिडिक बना दिया है जिसका पीएच, राइट। इनमें डिफरेंस हम देखते हैं। तो ब्राउन टू येलो कलर कॉज्ड बाय ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ये ऐसी होती है, इसके हम फीचर्स देख रहे हैं, इनमें डिफरेंसेस देख रहे हैं। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिकली एसिडिफाइड लेक होती है वो बहुत क्लियर होती है ड्यू टू द रिड्यूस्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। फिर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन आर हाई वाइल ट्रांसपेरेंसी इज लो। तो जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन है उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो लो होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब किसी के थ्रू हम देखने की जो देख सकते हैं, राइट, वो कितना क्लियर है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। फिर देखते हैं जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन कॉन्सेंट्रेशन है जो एंथ्रोपोलॉजिकल एसिडिफाइड लेक में वो कम होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हाई होती है, ओके। यहाँ पे भी दिखाया था, वेरी क्लियर है, क्लैरिटी को ही कहते हैं एक तरह से ट्रांसपेरेंसी। फिर ये देखते हैं जो पीएच होता है वो वेल बफर्ड होता है। बफर का देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, बफर का एक सिंपल मीनिंग ये है, जब एसिड है और कुछ बेसिक है, अगर हमें किसी सोल्यूशन को एसिडिक से बेसिक बनाना है तो हमें कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो कि एसिडिक पीएच को बेसिक करे, तो उसी सोल्यूशन को हम बफर कहते हैं, राइट। तो बफर को पीएच के मेंटेनेंस के लिए ही, पीएच को चेंज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, राइट। आप इसी तरह से याद रखिए। तो वेल बफर्ड होते हैं, जो पीएच होता है वो वेल बफर्ड होता है, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिकली एसिडिफाइड लेक्स होते हैं वो उसमें बफरिंग का काम नहीं हो पाता है। फिर देखते हैं जो नेचुरली एसिडिफाइड लेक्स होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो एक्वेटिक लाइफ है उसे उसकी आदत पड़ चुकी होती है, राइट। तो इसलिए वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अडेप्ट हो चुके होते हैं, तो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंसिटिव जो टेक्सा है, राइट, जो मोस्टली जो सेंसिटिव है स्पीसीज़ है वो एक तरह से विलुप्त हो जाते हैं उसकी जगह, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सेंसिटिव टेक्सा में ब्लू ग्रीन एल्गे, सम बैक्टीरिया, स्नेल्स, मसल्स, क्रस्टेशियंस, मेफ्लाइज, फिशेस, राइट। ये या तो डिक्रीज या तो कम हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं, किसमें, एंथ्रोपोलॉजिकली एसिडिफाइड लेक्स में। तो इस चैप्टर को मैं इस पार्ट को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आगे भी काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स बचे हुए हैं, राइट। तो मैंने ट्राई तो किया था कि मैं इस पार्ट में इसे कंप्लीट कर सकूँ, तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, राइट। तो फिर मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिए, राइट। और वाईशाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और फीडबैक दीजिए कि किस तरह से हम सुधार कर सकें, राइट। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।